हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तैयार हैं हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है एलसीआर सर्किट, और उसके बाद दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर में यदि पढ़ लिए आप तो समझिए मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब आप दे देंगे। तो चलिए, इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट आपका यही हुआ। अधिक आप पढ़ सकते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर करेंट। दूसरा पॉइंट आपको याद कर लेना है LCR सर्किट, और तीसरा पॉइंट याद कर लेना है ट्रांसफार्मर। ये चैप्टर कंप्लीट 5 से 6 नंबर से ज़्यादा 10 नंबर तक भी मार्क्स यहाँ से आपको कवर कर जाएगा। चलिए, हम लोग तैयार हो जाइए। अधिक से अधिक मार्क्स को प्राप्त करना है इस चैप्टर में, तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग तैयार हैं सभी बच्चे। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था पावर इन AC सर्किट, तो जिसमें हम लोग देखे थे पावर पी को कैलकुलेट कर रहे थे तो E/I किए थे। ई था EMF इंटू करेंट। तो चलिए, उसको याद रखिएगा, उसका जरूरत हमको बीच में पड़ेगा। फिर उसके पहले एक चीज और पढ़े थे हम लोग, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, जिसमें आपको याद बताया गया था एक कॉइल है, उस कॉइल में करंट देते हैं और उस करंट के वैल्यू को चेंज करते हैं, और उसके सामने यदि दूसरा कॉइल रखा है और वह कॉइल किसी गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, तो देखा जा रहा था कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाता है, विक्षेप हो जाता है। इससे स्पष्ट होता था कि दूसरे कॉइल में भी करंट फ्लो होने लगा था। इसका मतलब दूसरे कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते थे म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, जितने भी ट्रांसफार्मर आप देखते हैं, चाहे रोड पर जो लगा हुआ ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर हो, या आप स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर होता है, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, सब जगह जनरली ट्रांसफार्मर यूज होता है। वो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लाइन में याद रखना है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया, याद रख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आ गया 1 नंबर का क्वेश्चन। अब आगे हम लोग चलेंगे, ट्रांसफार्मर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका बनावट कैसा होता है, वो वर्क कैसे करता है, और उसके बाद उसमें पढ़ेंगे इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में लॉस ऑफ एनर्जी का क्या क्या कारण है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, और यूज क्या है ट्रांसफार्मर का। इतने सारी चीज़ों को हम लोगों को अभी सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी है हम लोग? आगे बढ़ें? तैयार हैं आप लोग? जल्दी यस करके दिखाइए तो कितने बच्चे तैयार हैं, देखें जरा सा हम लोग। यस सर, बहुत ही कंसंट्रेट होकर क्लास करेंगे, जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा आप लोगों का। मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप फुल कंसंट्रेट होकर क्लास करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर बात। इस बीच में हमारा कुछ क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन के पीछे टॉपिक से रिलेटेड होगा, जिसका यूज हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते जाएंगे बीच बीच में, आप लोग ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या तैयार हैं आप लोग जवाब देने के लिए? यस। जल्दी लाइक कीजिए, जितने भी क्लास में जुड़े बच्चे हैं तुरंत लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। ट्रांसफार्मर क्या है?
तो एक्चुअली ट्रांसफार्मर का जो काम है या ट्रांसफार्मर है क्या, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो लो वोल्टेज वाले करंट को हाई वोल्टेज में बदलता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। यही काम है ट्रांसफार्मर का। मतलब कहा जाए, पूछा जाए ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो लो वोल्टेज वाले हायर करंट को हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट में कन्वर्ट करता है, बदलता है, या इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब यदि लो को हाई में करता है तो हाई को लो में भी कर सकता है। वाइस वर्सा वर्ड का यही मीनिंग होता है, जस्ट उसका रिवर्स भी कर सकता है। तो हम लोग फिर से सुन लें एक बार, लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे। कुछ बातें लिखने के लिए होगा तो लिखने कहेंगे, बाकी डिफिनेशन सुनना है, रिस्फुल सुनना है, समझना है। और ऑलरेडी आपके पास नोट्स पहले से है, नोट्स में ऑलरेडी सब चीज़ लिखा हुआ है। आपको यहाँ समझना है और समझ कर याद कर लेना है। सोच यही होना चाहिए कि समझ कर याद कर लें, बाकी लिखने का काम नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। रेडी, आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग फटाफट समझने पर ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट को लो वोल्टेज वाले हायर करंट में कन्वर्ट करता है, या उसका वाइस वर्सा बोल सकते हैं। अब इसको जैसे समझेंगे ये क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है नो लॉस ऑफ पावर। नो लॉस ऑफ पावर पर वर्क करता है ये ट्रांसफार्मर। तो हम लोग देखे थे, पावर को बोलते थे पावर P इक्वल टू E इंटू आई। यदि पावर लॉस नहीं है तो ये पावर हमारा कांस्टेंट रहेगा। यदि ये पावर कांस्टेंट है तो ध्यान से समझिएगा, हम इसको यदि हाई लेते हैं तो ये हमारा लो होना चाहिए, और यदि इसको हम लोग लो करते हैं तो ये हमारा हाई होना चाहिए। समझने का जरूरत है। तो हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट होगा और लो वोल्टेज वाले हायर करंट होगा। मतलब यदि वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट अधिक मिलेगा, और यदि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम मिलेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट होना है। पावर नो लॉस पर वर्क काम करता है। ट्रांसफार्मर का जो निर्माण किया जाता है इस सिद्धांत पर, पावर का लॉस नहीं होना चाहिए। पावर हो गया वोल्टेज इंटू करंट, E इंटू आई। तो बात सेट करिएगा दिमाग में। यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है, हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट को लो वोल्टेज वाले हायर करंट में बदलता है। अर्थात इस सेंटेंस का उल्टा भी बोलता है, वाइस वर्सा। मतलब जो सेंटेंस लिखा है उसका उल्टा भी हम लोग को सोचना है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में सबसे पहला बात यही लिखना है, ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर
एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट को लो वोल्टेज वाले हायर करंट में बदलता है या इसका वाइस वर्सा करता है, तो ये ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हम लोग को सबसे पहले जानना है कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्धांत क्या है, तो हम लोग को बोलना होगा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन को याद दिलाते हैं आपको, उसमें आपको दिखाया गया था, रफली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कॉइल है, एक कॉइल को एक साथ जोड़ते हैं और उसके सामने दूसरा कॉइल है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, मतलब इसको लोड बोल सकते हैं, एलओडी लोड, और ये कहते हैं एसी सोर्स। इसको याद करो, बोलते थे हम लोग प्राइमरी क्वाइल बोलते थे इसको, और इसको बोलते थे सेकेंडरी क्वाइल बोलते थे। तो प्राइमरी क्वाइल में धारा देते हैं जिसके कारण यहाँ पर फ्लक्स होता है, और उस फ्लक्स में चेंज एसी सोर्स के कारण परिवर्तनशील धारा प्रवाहित होता है। परिवर्तनशील धारा के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उसी फ्लक्स वही फ्लक्स सामने स्थित दूसरा क्वाइल जो है सेकेंडरी क्वाइल, उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है और इंड्यूस्ड करंट प्राप्त होता है। तो एक क्वाइल का नाम है जिसमें एसी सोर्स जोड़े हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जिससे लोड को जोड़ते हैं, मतलब जहां सप्लाई करते हैं करंट को, वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी क्वाइल बोलेंगे। तो एक क्वाइल के कारण दूसरे क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है, इसी घटना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और हमारा ट्रांसफार्मर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए प्रिंसिपल समझ गए हम लोग, प्रिंसिपल और क्या है ट्रांसफार्मर इसको समझ गए। अब उसमें यहाँ पर सिखाया गया था हाई वोल्टेज वाला लोअर करंट, ध्यान दीजिएगा, क्यों आपको सिखाया कि नो लॉस ऑफ पावर पर वर्क करता है ये, मतलब पावर उसका कांस्टेंट होता है। लेकिन तो वैसे स्थिति में यदि ईएमएफ को हाई रखेंगे तो करंट लो होगा, इसीलिए बोला गया हाई वोल्टेज वाले लो करंट को, यदि ईएमएफ को लो करेंगे तो वोल्टेज हाई हो जाएगा, तो लो वोल्टेज वाले हायर करंट में बदलता है, या इसका वाइस वर्सा भी होता है। तो इसी लो वोल्टेज वाले हायर करंट को हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट में, या हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट को लो वोल्टेज वाले हायर करंट में कन्वर्ट करता है। तो यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो शॉर्ट में बोलेंगे तो अल्टरनेटिंग लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या अल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो लो और हाई वोल्टेज बोलने के साथ साथ करंट के में जो रिलेशन है उसको हम इस रूप में समझेंगे कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है नो लॉस ऑफ पावर पर वर्क करता है। इसका मतलब होता है पावर पी जो आपका है वो कांस्टेंट रहेगा। पावर पी बराबर होता है ई इंटू आई है, ये हो गया हमारा वोल्टेज को बताता है, और आई हमारे करंट को बताता है। दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग पावर बोलते हैं, और पावर यदि कांस्टेंट रहना है तो प्रोडक्ट में जो भी टर्म यूज हुआ है, एक यदि लो है तो दूसरा हाई होगा, और यदि पहला हाई है तो दूसरा लो होगा। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वोल्टेज यदि हाई होगा तो करंट हमारा लोअर होगा, और यदि वोल्टेज लो होगा
तो करंट हमारा हाई होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट होना है। इसीलिए इसके आधार पर बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट को, मतलब वोल्टेज यदि हाई है तो करंट लो होगा, तो हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट को लो वोल्टेज वाले हायर करंट में बदलता है, या उसका वाइस वर्सा होता है। तो ये हुआ ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन हुआ। फिर हमारा एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हमारा कहेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, इंग्लिश वर्ड है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में आपको क्या बताया गया था, वो थ्योरी यदि आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा। म्यूचुअल इंडक्शन में बताया जा रहा था कि दो कॉइल्स आमने सामने रखा जाता है, एक कॉइल को एसी सोर्स के साथ जोड़ा जाता है और दूसरे कॉइल को लोड से जोड़ा जाता है, मतलब जहां सप्लाई करना है करंट उससे जोड़ा जाता है, उसको लोड बोलते हैं। तो एसी सोर्स जिस कॉइल को जोड़ते हैं उस कॉइल का नाम रखा जाता है प्राइमरी कॉइल, और लोड जिससे जोड़ा जाता है जिस कॉइल से उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर देखा जाता है कि प्राइमरी कॉइल में धारा जो प्रवाहित करते हैं ये परिवर्तनशील धारा प्रवाहित होता है, धारा का मान में चेंज करते हैं, चेंज करने के कारण उस कॉइल में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होने के कारण फ्लक्स में चेंज होता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा कॉइल भी रहता है, उससे भी फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होने के कारण फैराडेज लॉ के अनुसार ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, प्राइमरी कॉइल में धारा प्रवाहित करते हैं और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें से करंट भी उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखना आपको है एक कॉइल में धारा परिवर्तनशील धारा प्रवाहित करने पर उसके सामने स्थित दूसरे कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होने की जो घटना है, इसी घटना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतनी बातें हम लोग जान रहे थे। अभी इतनी बातों की चर्चा अभी वीडियो में हो चुका था, लेकिन डिस्टरबेंस होने के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गया। पुनः आपके क्लास को स्टार्ट किया गया है, आप इसको गंभीर से सुनिए, ऊपर वाला साथ दे, खूब अच्छा से नेटवर्क रहे, पूरा क्लास को कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारे सभी बच्चे तैयार हैं निश्चित रूप से, लेकिन बस गिना चुना 2-4-10 बच्चे जुड़े हैं, बाकी सब लोग अभी भी रेस्ट मोड में हैं। पता नहीं कभी बच्चों को बोर्ड एग्जाम की चिंता है या नहीं, त्योहार और पर्व में ही व्यस्त रहेंगे। दीपावली खत्म, छठ पतक खत्म, खत्म होने से भी 4 दिन हो गया और अभी भी बच्चे एक्टिव नहीं है। पता नहीं क्या करे, किया जाए, कैसे किया जाए, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि जब बच्चे एक्टिव होकर क्लास करे, सिंसियर होकर क्लास करे, समझ में नहीं आता है। क्या कर दें बच्चों के लिए जो बच्चे एकदम कंप्लीट सिंसियर होके समय पर क्लास जुड़कर पढ़ाई कर ले, समझ से परे है। चलिए हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, बाकी आप अपना फर्ज जानिए, अपना किस्मत जानिए, अपना कैरियर जानिए। हमारे पास जुड़े हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, सभी को मैसेज भेज कर ये क्लास ले रहे हैं, फिर भी बच्चों के अंदर कोई जागृति नहीं दिखती है। तो चलिए आइए, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बात कर रहे थे। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में देख रहे थे कि प्राइमरी कॉइल में धारा देते हैं और सेकेंडरी कॉइल से हमें धारा मिलता है।
तो सेकेंडरी कॉइल जो धारा हमको देगा वो वोल्टेज को बढ़ाकर भी दे सकता है और वोल्टेज को घटाकर भी दे सकता है। आगे किस पर डिपेंड करेगा वो बता रहे हैं आगे। तो यदि वो वोल्टेज को बढ़ा के देता है तो उसको कहेंगे, उस ट्रांसफार्मर का नाम होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हिंदी में कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और यदि वो वोल्टेज को घटा के देता है, आउटपुट यदि डिक्रीज वोल्टेज मिलता है, घटा हुआ वोल्टेज मिलता है, तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको स्टेप डाउन बोलते हैं। जो वोल्टेज घटा के देता है, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो गए, स्टेप अप और स्टेप डाउन। आइए, दोनों का सिंबल अलग अलग होता है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का यूज भी अलग अलग है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर होता है चौक पर, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे घर तक पहुंचाता है। आप लोगों ने सुना होगा व्यवहारिक जीवन में, कहते हैं 1100 वोल्टेज वाला वो तार है, घर में हम लोग को आता है 220 440, वो सप्लाई करता है, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो हाई वोल्टेज को 11,000 वोल्ट को 220 में 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे पास भेजता है। वो रोड पे जो ट्रांसफार्मर है वो है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है वो? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इस कुछ ट्रांसफार्मर होता है स्टेपलाइजर में। स्टेपलाइजर में जो ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर देखेंगे, स्टेपलाइजर का काम होता है, यदि वोल्टेज बढ़ गया तो उसको घटा भी देते हैं। अब तो टिप टैप करने वाला है, रिमोट से चलता है। बहुत पहले होता था स्टेबलाइजर होता है, काना बैठने वाला, कट कट करके काना बैठ दीजिए, वोल्टेज घटेगा और वोल्टेज बढ़ेगा। तो वहां पर देखते होंगे वो स्टेबलाइजर जो घर में होता है, वो वोल्टेज बढ़ाने के भी काम में आता है और घटाने के भी काम में आता था। मतलब वहां पर एक ही ट्रांसफार्मर होता था जो दोनों तरह से काम करता है। लेकिन उसमें एक अंतर होता था, जब वोल्टेज बढ़ाने का मन हो तो वहां पर एक स्विच होता था। उस स्विच में लिखा रहता है स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्विच के ऊपर में स्टेप अप, नीचे लिखा रहता है डाउन। यदि वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप वाला को दब करके कान को समेटेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और डाउन वाला को करके करेंगे तो वोल्टेज वह घटाएगा। तो चलिए आइए, क्या अंतर है दोनों में, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, उसको हम लोग बनावट के द्वारा देखेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए चेंज करते हैं हम लोग। तैयार हैं आप लोग? जल्दी से। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में आपने देखा अभी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप को कहते हैं हम लोग ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एसी सोर्स को जोड़ते हैं। इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, फेरों की संख्या एनपी, और इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, इसमें फेरों की संख्या एनएस। यहाँ पर लोड होता है,
इस तरह से सिंबल जो बना होगा इसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब यहाँ पर गौर से देखोगे, इसमें जो वोल्टेज होगा ईपी कहेंगे और इसमें जो वोल्टेज होगा उसको ईएस कहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जिस कॉइल में एनएस ग्रेटर देन एनपी होगा, एनएस ग्रेटर देन एनपी होगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी से अधिक होगा, वो वोल्टेज को बढ़ा कर देगा। मतलब वहाँ पर ईएस ग्रेटर देन ईपी होगा, वो वोल्टेज को बढ़ा कर देगा। इसको हम लोग कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसका यूज कहाँ किया जाता है? जहाँ से करंट हमारे पास भेजा जाता है, जैसे पावर हाउस होगा, जहाँ से करंट को जनरेट करके हमारे पास भेजा जाता है, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। पावर हाउस बोलते जिसको है। पावर हाउस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब पावर सप्लाई, करंट सप्लाई जहाँ से होता है, जैसे हमारे के व्यवहारिक जीवन में यहाँ पर एग्जांपल में देखें कि हमारे आसपास में कालगांव है, थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ से करंट को जनरेट करके वो हमारे पास सप्लाई करता है, तो वहाँ भी ट्रांसफार्मर होगा। वो ट्रांसफार्मर जो होता है आपका, वो कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो लो वोल्टेज वाले हायर करंट को हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट में कन्वर्ट करके भेजता है। और हमारे मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या करता है, वो हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट को लो वोल्टेज वाले हायर करंट में कन्वर्ट करके हमारे घर के तक सप्लाई भेजता है। उसके बनावट में क्या अंतर है, गौर से देखिए। यहाँ पर जो बनावट होगा, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक दिखाना है, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम दिखाना है। ये अंतर है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में दिखाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक रखेंगे और सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम रखेंगे। लोड से यहाँ जोड़ा जाता है, इसमें एनएस और इसमें जो ईएमएफ होगा ईएस कहेंगे। इसमें फेरों की संख्या एनपी प्राइमरी कॉइल है, इसमें ईएमएफ होगा ईपी। ये एसी सोर्स से जोड़ा जाता है। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इसमें जो होगा एनपी ग्रेटर देन एलएस और इसमें जो होगा ईपी ग्रेटर देन ईएस। इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो कम होता है प्राइमरी के रिस्पेक्ट में। तो इसका यूज हम लोग बोले थे कि गली मोहल्ले में हम लोग के घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मोहल्ले में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
का उपयोग होता है। अब देखिएगा इस ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या हुआ। ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसमिट करने में, ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन में जो है वो इसका उपयोग होता है। तो जहाँ पावर हाउस हुआ, जहाँ पर से करंट उत्पन्न होकर के भेजा जाता है, वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। हमारे मोहल्ले में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ से डायरेक्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट को भेजा जाता है और फिर यह उसको कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके सभी घरों में अलग अलग बंटवारा करता है। ये हमारा हुआ यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया इसको। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है NS/NP को हम लोग R से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। शुद्ध हिंदी में उसे कहते हैं परिनमन अनुपात। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है दो बार। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसको कहते हैं? तो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या तथा प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या का जो अनुपात है, उसी अनुपात को बोला गया है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिनमन अनुपात। सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या NS, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या NP। NS और NP का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको वह कांस्टेंट वैल्यू होगा किसी ट्रांसफार्मर के लिए और उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उसको बोलते हैं और उसको हिंदी में कहते हैं परिनमन अनुपात। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम लोग कहे थे NS ग्रेटर देन NP। इसका मतलब मैं कहूँगा यहाँ पर NS/NP ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब होगा R इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन में पूछा जाता है 4 तरह से। एक पूछ देता है आपका R ग्रेटर देन 1, ये पूछा जाता है R लेस देन 1, सी पूछा जाता है R इक्वल टू 1, डी दे देता है नन ऑफ दिस। तो पूछा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में से कौन सा सही है, परिनमन अनुपात का मान कौन सा सही है। तो R ग्रेटर देन 1, R लेस देन 1, R इक्वल टू 1, नन ऑफ दिस। तो आपको पूछेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो हमारा जवाब क्या होगा? ए नंबर आपका सही जवाब होगा, राइट। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी ये बनता है, कई बार पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान स्टेप अप के लिए क्या होता है। तो इसी के मान से डिफाइन होता है कि वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर खोल के कोई लोग देखता नहीं है कि उसमें NS बड़ा है कि NP बड़ा है, उसको को खोल के नहीं देखता है। वह इसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को देखकर पता करता है कि वह कौन सा ट्रांसफार्मर है। बनाने वाला बना दिया, बना के वहाँ लिख देता है कि R इज ग्रेटर देन 1, R लेस देन 1, R का वैल्यू 1 न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता है कितना है, उसी को वैल्यू को देख कर देखता है R यदि 1 से बड़ा है तो वो हो गया आपका ट्रांसफार्मर हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। R का मान यदि छोटा हो जाएगा तो हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और R 1 के बराबर हो जाएगा तो वह कोई ट्रांसफार्मर नहीं होगा। वो ना तो वोल्टेज को बढ़ाएगा ना वोल्टेज को घटाएगा। जितना वोल्टेज आएगा उतना वोल्टेज को दे देगा। तो ट्रांसफार्मर का कोई मीनिंग नहीं। ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस को कहते हैं जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करे या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करे, उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन का क्रिया होता हो, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता हो, हाई को लो में, लो को हाई में बदलता हो, ट्रांसफार्मर कहलाता है। दो कॉइल है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम है, तो वहां पर ना तो वोल्टेज बढ़ेगा ना तो वोल्टेज घटेगा, वो मीनिंगलेस है, वो ट्रांसफार्मर नहीं कहलाएगा। तो दूसरा बात आपको यहाँ पर देख लेना है, स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, एन एस लेस देन एन पी। इसमें सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होता है, छोटा होता है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे एन एस बाय एन पी लेस देन 1, एन एस बाय एन पी लेस देन 1, इसका मतलब आर लेस देन 1, आर लेस देन 1, तो आर का मान 1 से छोटा हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 1 से छोटा होता है। चलिए इतना बात समझ गए, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसफार्मर के बनावट पर फोकस करेंगे, बनावट कैसा रखा जाता है और उसमें क्यों कोई चीज को यूज किया गया है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आप लोग देखते थे कि तार को जो लपेटा जाता है, इंसुलेटेड वायर को जो लपेटा जाता है, वह आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, नरम लोहा का क्रोड होता है, उसी क्रोड पर तार को लपेट कर बनाया जाता है। तो वहां पर नरम लोहा का क्रोड देने से मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। यदि सॉफ्ट आयरन कोड नहीं देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन कमजोर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान भी कमजोर होगा। फ्लक्स में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वही ईएमएफ इंड्यूस कराता है, तो फ्लक्स का मान जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, अब बनावट पर थोड़ा फोकस करते हैं। बनावट, आप जो थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल में ट्रांसफार्मर का बनावट जो है वही ऊपर दिखाया गया है। आप वहाँ से देख कर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, थंबनेल के जो ऊपर वाला भाग है उससे भी। तो यहाँ पर बनावट को मैं दिखाना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन को। आइए बनावट को मैं समझूंगा गौर से, तब उसके वर्किंग पर विचार करेंगे। राइट, तैयार हो जाइए, बहुत सारा चीज़ें भी पढ़ना है। अभी तो 40% बात हम सीखे हैं, अभी 60% बचा हुआ है सीखने के लिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इसमें से होता क्या है ना, कि गौर से देखिएगा, आयरन कोर बोला जाता है।
चौड़ा 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 हो गया, ठीक है। हेलो। क्लास खुल गया, रोज क्लास हो रहा है। हाँ, ऑफलाइन भी हो रहा है। ठीक। ये आपका ट्रांसफार्मर का बनावट हुआ। गौर से देखेंगे, गंभीर से देखेंगे, मजा लगेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एसी सोर्स को जोड़ा जाता है, और यहाँ पर लोड को जोड़ा जाता है। ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, और ये आपका प्राइमरी कॉइल होगा। और ये आपको दिखा रहा है ये आपका लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, शुद्ध हिंदी में कहते हैं परतदार
शुद्ध हिंदी में इसको कहता है परतदार। लोहा का क्रोड है। ये यहाँ पर तार लपेटा हुआ है। अब देखेंगे बीच में ये खाली है, मतलब आप ऐसा सोचो मन में, कल्पना करो यह एक प्लेट है इस तरह का, यह एक प्लेट है आपका इस तरह से, पतला प्लेट है, इसके ऊपर दूसरा प्लेट, उसके ऊपर दूसरा प्लेट, उसके ऊपर दूसरा प्लेट, दोनों के बीच में एक लिक्विड दे दिया जाता है जिसको, जो काम करता है इंसुलेशन का, दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है। एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखते हैं, उसके बाद लिक्विड देते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा, उसके बाद फिर उसको देते हैं। इस तरह से कर कर पतला पतला पूरे प्लेट से इसको बनाया जाता है। यही चीज वहां पर दिखाने का कोशिश किया गया है इस तरह से। तो ये लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, नरम लोहा का आयताकार पत्तियां होता है जो एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और एक दूसरे से अलग किया जाता है, विद्युत रोधित किया जाता है, दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं हो। जो क्या इलामिनेटेड कोई लिक्विड है जिसके ऊपर को दिया जाता है, उससे हम लोग का ये इंसुलेटेड हो जाता है। अब उसमें पीछे कारण है, यहाँ पर ये भी क्रोड हो गया, ये भी क्रोड हो गया, पूरा क्रोड है। यहाँ पर तार को लपेट दिया जाता है, ये प्राइमरी कॉइल बन गया, यहाँ पर तार को लपेट दिया, सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर बन गया। ये ट्रांसफार्मर का बनावट है, जो आप कोई भी डायनामो खोलेंगे सब, जैसे कि स्टेबलाइजर सब खोलेंगे तो देखिएगा ऐसा एक जरूर सिस्टम आपको सामने निकल मिलेगा। टीवी हो या कोई भी सिस्टम जो करंट से चल रहा है, एसी करंट से चल रहा है, सब जगह इसका यूज आपको होगा, सब जगह इसको दिखेगा मिलेगा। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दो तीन चीज को समझना है यहाँ पर गौर से कि ये लेमिनेटेड क्यों बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से होगा कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है, क्रोड को हिंदी में कहते हैं क्रोड, इंग्लिश में कहते हैं कोर, CORE कोर, पतला परतदार क्रोड कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है, परतदार लेमिनेटेड, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है लेकिन दोनों एक दूसरे से सभी इंसुलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर कोई संपर्क नहीं होता है, लिक्विड का यूज किया जाता है उस काम के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लेमिनेटेड का क्या मतलब होता है। लेमिनेटेड कोर परतदार क्रोड क्यों बनाया जाता है इसको समझिएगा हम लोग। परतदार क्रोड इसीलिए बनाया जाता है, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ईडी करंट, भंबर धाराएं, कहीं मोटा मोटा प्लेट है, धातु का प्लेट है, और यदि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उसमें परिवर्तन किया जाता है, उस प्लेट में चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती है जिसको कहते हैं ईडी करंट, और वो धारा उत्पन्न होने से बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी देखा गया कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी के रूप में हो जाता है। इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर आयरन लॉस भी बोलते हैं इसको, हीट एनर्जी का लॉस होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी के रूप में हो जाता है। तो ईडी करंट, ईडी करंट्स, भंबर धाराएं कम उत्पन्न हो और इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी के रूप में कम हो।
इसीलिए लेमिनेटेड कोर बनाया जाता है। यदि ये पतला पतला परत मिलाकर मोटा परत ही बनाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट मोटा ही प्लेट लोहा का क्यों न ले लिया जाए, पतला पतला परत क्यों लिया जाता है? तो पतला पतला लेने का मतलब उसी को होता है लेमिनेटेड कोर, परतदार कोर। उस ऐसा होने से ईडी करंट कम उत्पन्न होता है। मोटा प्लेट में अधिक ईडी करंट उत्पन्न होगा और उसके कारण अधिक हीट एनर्जी उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी में हो जाता है। उसे कम करने के लिए, कम से कम होने के लिए वहां पर कोर जो बनाया जाता है लेमिनेटेड बनाया जाता है। तो इसके कारण जो यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है उसको कहते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस बोलते हैं। आयरन लॉस को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर को परतदार बनाया जाता है। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो रहा है उसको कम करने के लिए उस लॉस का नाम रखा गया है आयरन लॉस। इस आयरन लॉस का मान कम करने के लिए ही क्रोड को परतदार बनाया जाता है। एक बात याद हुआ यहाँ पर, और दूसरा भी लॉस होता है, ध्यान दीजिएगा गौर से। दूसरा लॉस यहाँ पर क्या होता है, कॉपर लॉस। ये जो क्वाइल बनाया जाता है उस क्वाइल में जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस के कारण भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है। तो उसको भी यहाँ पर कहा जाएगा कि कॉपर लॉस क्या है। कॉपर लॉस पूछा जाता है। तो कॉपर लॉस में याद रखिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है सब चीज, उसको गौर से समझिए। कॉपर लॉस कहता है कि ये जो क्वाइल प्राइमरी सेकेंडरी क्वाइल जो बनता है ये कॉपर वायर का बनता है और इसके रेजिस्टेंस के कारण क्वाइल के रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो लॉस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है। मतलब यहां बोला था पावर कांस्टेंट पर काम कराया जाता है, लेकिन रियल में ऐसा संभव नहीं है। कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस होना ही होना है। इसीलिए आगे एक वर्ड पढ़ेंगे, इफिशिएंसी आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर कॉपर लॉस हुआ, मतलब कॉइल में रेजिस्टेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस है उसको कॉपर लॉस बोला जाता है। इस लॉस को कम से कम करने के लिए लंबाई तो हम नहीं चेंज कर सकते, लंबाई तो जितना कॉइल बनाना ही होगा, लेकिन वायर का जो मोटाई थोड़ा अधिक रखना है। अधिक मोटाई रखने पर, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस भी कम होता है। उसको ध्यान रखिएगा। दो बात हुआ। तीसरा बात इसमें और एक तो है जिसको आपको याद रखना होगा। तीसरा नंबर में लॉस हमको देखना है यहाँ पर एक, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स लीकेज लॉस। फ्लक्स लीकेज लॉस बोला जाता है। फ्लक्स लीकेज लॉस का मतलब क्या हुआ, आइए यहाँ पर फिगर आपके सामने है ट्रांसफार्मर का, उसको गौर से देखेंगे। यहाँ पर कहा गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलता है वो सारे के सारे फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल से पास ना करके वो थोड़ा एयर में भी पास कर जाता है। जितना फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा वो सारा फील्ड लाइंस यदि सेकेंडरी कॉइल में गुजरेगा तब तो फ्लक्स लीकेज नहीं कहलाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस एयर में पास करता है, उसी को कहा जाता है फ्लक्स लीकेज लॉस। मतलब वहां पर उस फ्लक्स के कारण सेकेंडरी कॉइल में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ में वो मदद नहीं करता है, वो लॉस हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स लीकेज लॉस। मतलब यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक एनर्जी के लॉस का क्या क्या कारण होगा, कौन कौन लॉस होता है, पूछा जाता है। हमको गिनती कराना है। कॉपर लॉस, आयरन लॉस। आयरन लॉस किसके बारे में हुआ, वो जो लोहा का क्रोड बना हुआ है वो आयरन लॉस होता है, वहां पर ईडी करंट उत्पन्न होता है, अलग बात है। कॉपर लॉस क्या हुआ, वायर का रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस हुआ। और तीसरा हमारा हो रहा है फ्लक्स लीकेज लॉस। फ्लक्स लीकेज लॉस क्या हुआ, प्राइमरीज के
प्राइमरी कॉइल में उत्पन्न फ्लक्स पूर्ण रूप से सेकेंडरी कॉइल से नहीं गुजरता है, तो कुछ हवा में गुजर जाता है। इसी को कहते हैं फ्लक्स लीकेज लॉस। लीकेज में लीक कर गया, फ्लक्स उसमें पूरा फिलिंग लाइन पास नहीं करके हवा में पास कर गया, वही वो फ्लक्स लीकेज लॉस। ये लॉस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस यहाँ से होने का ये कारण है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब वर्किंग पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? वर्किंग पर और इफिशियंसी पर। तब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसफार्मर का। तो वर्किंग में मेन चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लोग गौर से देखेंगे, यहाँ पर कुछ बातें अभी नोट करते हैं फिगर में, उसको देख लीजिएगा। प्राइमरी कॉइल में जो धारा होगा वो धारा को हम लोग आई पी लिखेंगे, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा ईपी लिखेंगे, और नंबर ऑफ टर्न जो लिखेंगे एनपी लिखेंगे। सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होगा वो आई एस कहलाएगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा ई एस कहलाएगा, फेरों की संख्या जो होगा वो एन एस कहलाएगा। इतना बात आपको याद रखना है। तब हम बच्चे लोग यहाँ पर जो भी शॉर्ट वे में आप इसको लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर काम कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग को देखना है, ये सपोज कर लेते हैं कॉइल के प्रत्येक फेरा से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। तो फैराडे सेकेंड लॉ से, फैराडे सेकेंड लॉ से हम लोग कह सकेंगे प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा ईपी इक्वल टू माइनस एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी। आपके जहन में होगा ये बात, आराम से बोल सकते हैं। फिर हम लोग सिमिलरली कहेंगे सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो जाएगा आपका ES माइनस NS इंटू डी फाइव बाई डी टी बोलेंगे। तो यहां से रेशियो ले लेंगे दोनों का, ES बाय EP कर लेंगे हम लोग, तो हमारा रिजल्ट आएगा NS बाय NP आ जाएगा। बाकी वो सब कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP, हमारा ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब कहेगा नो लॉस ऑफ पावर, नो लॉस ऑफ पावर की बात करें यदि होता हो वहां पर, ट्रांसफार्मर नो लॉस ऑफ पावर पर काम करेगा। इसका मतलब होगा इनपुट पावर, ध्यान दीजिएगा, इनपुट या ऐसे लिखिएगा आउटपुट
आउटपुट पावर कौन देगा? सेकेंडरी कॉइल जो देगा पावर वो आउटपुट पावर कहलाएगा। प्राइमरी को जो देंगे वो इनपुट कहलाएगा। आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। सबसे शुरू में ही बताए थे पावर के बारे में, E इंटू आई पावर कहलाएगा। अब आउटपुट होगा सेकेंडरी कॉइल के लिए, तो सेकेंडरी कॉइल के लिए कहलाएंगे हम लोग ईपी इंटू आई, सॉरी ES इंटू आई एस इक्वल टू, यहाँ पर बोलेंगे ईपी इंटू आई पी बोलेंगे हम लोग। आउटपुट सेकेंडरी कॉइल देगा, इनपुट प्राइमरी कॉइल में होगा, दोनों का पावर इक्वल होगा आपस में, तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे, तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा हमको ES बाय EP इक्वल टू PIS। गौर से देखिएगा, ये एक रिजल्ट मिला आपका, ध्यान दीजिएगा। ये इसी तरह से आउटपुट वोल्टेज कितना होगा हम लोग को निकालना होगा, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज क्या होगा, ये सब इस फार्मूला से, दोनों फार्मूला की मदद से करंट का मान क्या होगा, वोल्टेज का मान कितना होगा, ये सब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अब चले आइए हम लोग यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं, तब हमारे पास एक टर्म आता है इफिशियंसी। किसको कहते हैं? इफिशियंसी, दक्षता। मतलब दुनिया में जितने भी मशीन हैं, जितने भी डिवाइस हैं, सबकी इफिशियंसी मापा जाता है। ऐसे भी हम लोग भी सोचें हम लोग की इफिशियंसी कितनी है। हर मनुष्य की इफिशियंसी अलग अलग होती है। मतलब वो 100 जूल एनर्जी स्टोर किया तो 100 जूल वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो 100 जूल वर्क नहीं कर पाता है। जैसे कोई मशीन को हम लोग 100 जूल एनर्जी दिए तो वो 100 जूल वर्क नहीं कर पाएगा, 90 जूल वर्क कर पाएगा, 80 जूल वर्क कर पाएगा, 85 जूल कर पाएगा। कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, जो अभी आप देख रहे थे, लॉस ऑफ एनर्जी देख रहे थे। कौन कौन लॉस देखे थे? कॉपर लॉस देखे थे, आयरन लॉस देखे थे, फ्लक्स लॉस, लीकेज लॉस देखे थे। ये लॉस कुछ ना कुछ होना है, लेकिन कम से कम लॉस होने वाला जो डिवाइस होगा उसी को हम लोग आइडियल मानते हैं। क्या मानते हैं? आइडियल। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इफिशियंसी पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, एक लाइन में यहाँ पर देखिएगा गौर से। यहाँ पर हम बच्चे लोग देखेंगे गौर से, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का दक्षता, एफिशिएंसी जो हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षता। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर is known as efficiency। इफिशियंसी कहलाता है। मतलब इफिशियंसी का सिंबल होता है ईटा, इसे लिखते हैं। ये हो जाता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है मिला उला के। तो यहाँ पर हम लोग कह सकेंगे ईटा इक्वल टू ES/IS बाय EP/IP, ये बोला जाता है।
अब इफिशियंसी को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है जनरली, गौर से देखेंगे। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर जितना भी बोला जाता है उसमें कहा जाता है नो लॉस ऑफ पावर, नो लॉस ऑफ पावर बोला जाता है, नो लॉस ऑफ पावर। पावर का लॉस नहीं होगा ट्रांसफार्मर में तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन आपने देख चुका कि लॉस के जो कारण आपको बताया गया, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, फ्लक्स लीकेज लॉस, लॉस तो होना ही होना है। लेकिन कहा आइडियल किसको मानेंगे? कहा लगभग आउटपुट इनपुट लगभग इक्वल हो। 100% इक्वल होना संभव नहीं है, लेकिन लगभग इक्वल हो तो उसको आइडियल मान लेंगे। और तब उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी कितना होता है, आंसर दिया रहेगा, उसमें से एक तो आंसर में लिखा रहेगा 100%, तो वहां पर बोलेंगे 100%। इफिशियंसी आप कितना कहेंगे? 100%, मतलब जितना वहां पर कहेंगे एस आई एस इक्वल टू ईपी इंटू आई पी, मतलब वहां एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इफिशियंसी 100% होता है। लेकिन इन जनरल व्यवहारिक जीवन में जो ट्रांसफार्मर होता है, इन जनरल सामान्य रूप से ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी 90% टू 99% होता है। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होना ही होना है। यह हो गया आपका। अब इतनी सारी बातें आप लोग पढ़ लिए, मन तो करता है कि थोड़ा सा और बढ़ा दें, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल अभी बताना था इसमें साथ ही साथ। जिस दिन टेस्ट लेते हैं उस दिन टेस्ट देता नहीं है, जब नहीं लिए हैं तो बोला है कि कब टेस्ट लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। चलो भाई ठीक, चिंता मत करो, मेरा क्वेश्चन तैयार है। आपके अंदर यदि इंटरेस्ट है तो मैं बहुत जल्दी आपके अंदर टेस्ट लेके आ रहा हूँ। मुझे बहुत देरी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एकदम स्टॉक तैयार करके रखा हूँ। और कल ही आपका फटाफट 2-2 3-3 टेस्ट ले सकते हैं, एकदम स्टॉक मेरा रेडी है। ठीक है, तो चलिए आज अब स्टॉप करते हैं। इसमें भी क्वेश्चन बनाने लायक बात था, लेकिन अब बहुत लंबा क्लास हो गया है और तो क्लास में डिस्टरबेंस भी आज हो गया था, नहीं तो फिर मज़ा आता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बाय बाय।